So welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the full class 12th maths, all concepts, all formulas and other things in a simple and best way. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So उस एक सिंगल वीडियो में पूरे जो क्लास 12th की मैथ्स है उसको बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं। साथ साथ हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक सिंगल वीडियो, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो और कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में आपका कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो रिलेशन एंड फंक्शन सेम हमारा इसमें वही कंसेप्ट आते हैं जो आप अपने क्लास 11 में पढ़ के आ रखे हो। देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई दो चीजें आपस में रिलेट करती है, इन सिंपल वर्ड्स, जब जो दो चीजें आपस में रिलेट करती है तो उनको बोलते हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। जैसे सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 5 आता है, तो x और y आपस में किस चीज में आगे, एक रिलेशन में आगे। आप x की वैल्यू कुछ रखते हो और y की वैल्यू वहां पर आपकी कुछ आएगी, तो वो क्या होगी, इसकी कोडोमेन और रेंज, ये चीजें मतलब ये आगे हम पढ़ेंगे। कोडोमेन, रेंज क्या होता है, सब कुछ मतलब ये क्या हो गया, ये आपका एक रिलेशन बन गया। इसी को हम बोलते हैं सिंपल रिलेशन। और आगे जो फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन में सबसे पहला टाइप आ जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, अगर इंग्लिश वर्ड में देखें तो अपने आप पर मींस सेम, मींस अगर आपकी जो इमेज है और जो आपका मतलब डोमेन है वो आपकी क्या हो, सेम हो, कि आपने जैसे x इज इक्वल टू वाई है, मींस x की जो वैल्यू रख रहे हो वही आपकी y की वैल्यू आए, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इन विच जैसे इफ a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग टू a, इस टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे। आगे बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होगा, इसमें आपकी सिमेट्री शो होगी, मींस जो ए बी है वो बिलोंग्स टू कर रहा है आर के, और ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो बी ए है वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आपके रिलेशन से। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा, अगर जो आपका ए बी है वो जो आपका रिलेशन है आर से उससे बिलोंग कर रहा है, मींस इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो अगर ए बी और बी सी सेपरेटली आपके आर से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में आ रहे हैं, तो आपका जो इसमें बी और जो आपका ए और सी होगा वो भी आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन से। ये आपका आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन में सिंपल सा इतना डिफरेंस होता है कि रिलेशन तो आपका क्या होता है, दो चीजों के बीच में सिंपल एक रिलेशन हो गया। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में हमेशा एक यूनिक इमेज होती है, तो उस टाइप के रिलेशन को, उसी रिलेशन को, जिस रिलेशन में एक यूनिक इमेज बनेगी हर एक एलिमेंट की, उसको हम बोलते थे अपना सिंपल फंक्शन। अब यहां पर जो फंक्शन होते हैं वो हमारे टाइप्स में आते हैं। सबसे पहले आते हैं वन वन एंड मैनी वन। वन वन का मतलब होता है जिसमें हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या होगी, एक यूनिक इमेज हमारी होगी। मींस इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी इज नोन एज वन वन रिलेशन। इसमें जैसे अगर हम इसको प्रूव करने के लिए, एग्जामिनेशन में कई बार प्रूव करने के लिए आ जाते हैं, तो प्रूव कैसे करेंगे, जैसे फंक्शन डिफाइंड आर टू आर सेट एफ एक्स आपका क्या दे रखा है, मींस फंक्शन आपका दे रखा है 2x प्लस का 3। इसमें हम मान लेते हैं कि जो x1 और x2 है वो r से बिलोंग करते हैं, और जो x1 x2 है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर हम अपने फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, तो लास्ट में हमें पता चलता है कि x1 और x2 के इक्वल तो आ जाता है। तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब यहां पर हमें पता चल गया कि जो ये हमारा फंक्शन है ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। वन वन का मतलब है कि यहां पर हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या होगी, एक अलग इमेज होगी। मींस x1 की आपकी एक अलग इमेज होगी और x2 की आपकी क्या होगी, एक अलग इमेज होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। आगे बात करते हैं मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या होगा, एक ही आपकी ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, काफी इमेज हो सकते हैं। मींस सिंपल एक इमेज है और उसके काफी इससे निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलेशन फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें -2 की भी जो इमेज बन रही है वो 4 है, और जो 2 की इमेज बन रही है वो भी आपकी 4 बन रही है। तो इस टाइप के जो आपके फंक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं मैनी वन। आगे बात करते हैं ऑन टू और इनटू। ऑन टू का मतलब क्या होता है, अगर आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो, मींस रेंज और कोडोमेन के एलिमेंट्स आपस में क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू। और इनटू का मतलब क्या है, जब आपकी जो रेंज है वो एक तरीके से सबसेट हो किसका, कोडोमेन का, मींस कोडोमेन में आपके एलिमेंट्स ज्यादा हो और रेंज में आपके क्या हो, कम हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मतलब प्रूफ देखें अगर ऑन टू का, तो जैसे आपको एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस का 3, यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो y माइनस का 3/2 आपकी आ जाती है, और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो सिंपल आपको यहां से पता चलता है कि जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल आता है, y के इक्वल आता है।
मीन्स जो आपका क्या था एफ एक्स था वो आपका एक्स की फॉर्म में था और आपने क्या किया अपने फंक्शन को वाई की फॉर्म में निकाल दिया। तो यहां से आपको दोनों के जब इक्वेट करते हो तो यहां से आपको पता चलता है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। अगर आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, सिंपल आपको याद रखना है फंक्शन क्या होता है ऑन टू होता है। और अगर आपका जो रेंज है वो एक तरह से सबसेट हो किसका कोडोमेन का, तो आपका जो फंक्शन होगा वो इनटू फंक्शन होगा। आगे बात करते हैं कुछ सिंपल टर्म्स की, जैसे अगर आपका जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यूटी टाइप एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाता है। और अगर सिंपल फंक्शन 1 1 हो तो वो इंजेक्टिव होता है और सिर्फ फंक्शन ऑन टू हो तो उसको सर्जेक्टिव हम बोलते हैं। आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मींस हम एक या एक से मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शन को आपस में क्या कर देते हैं रिलेट कर देते हैं। जैसे GOF का मतलब हो गया जो G फंक्शन है वो F पर लग रहा है तो GFX मींस पहले FX को सोल्व करोगे फिर जो FX से वैल्यू आ जाएगी फिर वो G के रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे। ऐसे ही FOG मतलब कि आपका क्या होगा FGX आपका क्या बन जाएगा, यहां पर एक वेरिएबल का काम करेगा। मींस GX अपने आप में एक फंक्शन खुद भी है। आगे बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट की, जैसे इफ GOF इज 1 1 देन F इज नेसेसरी 1 1 G कैन बी, मीन्स अगर आपका GOF आपकी फर्स्ट वाली में देखा अगर आपका GOF आपका 1 1 है तो आपका क्या होगा F 1 1 पक्का होगा, G हो सकता है नहीं भी हो सकता, वो उसकी खुद की बात है। ऐसी अगर GOF आपका ऑन टू है तो G हमेशा आपका क्या होगा ऑन टू होगा और F कैन बी मतलब F हो सकता है F नहीं भी हो सकता। क्लियर पॉइंट। चलो जी, ऐसी एक और बात आती है, जैसे जो फंक्शन है वो डिफाइंड है x to y, डिफाइंड इज इनवर्टिबल है जिसमें G डिफाइंड है y टू x, मीन्स जो GOF है वहां से वैल्यू आपकी आ रही है ix और जो FOG है वहां से वैल्यू आपकी आ रही है IY। तो इसमें क्या होगा G को आप क्या बोल सकते हो इनवर्स बोल सकते हो आप किसका F का, मीन्स G को आप क्या लिख सकते हो F इनवर्स। आप सिंपली मतलब सिंपल F को आप क्या डिनोट कर सकते हो F इनवर्स डिनोट कर सकते हो। मीन्स इसको अगर और सिंपल वर्ड में समझे तो इसमें क्या आता है GOF IX के इक्वल आ रहा है और FOG किसके इक्वल आ रहा है IY के इक्वल आ रहा है और दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहां पर G की जगह आप क्या ले सकते हो F इनवर्स भी ले सकते हो, मींस FOG था ना तो आप क्या ले सकते हो FOF इनवर्स, मींस G की जगह F इनवर्स भी ले सकते हो अगर दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या हो इनवर्स हो। आगे बात करते हैं F इज डिफाइंड एज x to y एंड G इज डिफाइंड एज y to z एंड जो आपका H फंक्शन है वो डिफाइंड एज z to s। तो यहां पर आपका क्या होगा एक तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह ये काम करता है। H फंक्शन GOF इज इक्वल टू HOG फंक्शन ऑन F, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं फंक्शन डिफाइंड x to y एंड G फंक्शन डिफाइंड y to z बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन देन GOF इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, मीन्स अगर आपका FOG GOF के इक्वल है तो आपका GOF भी FOG के इक्वल होगा। मीन्स अगर आप G क्या है F का F का इनवर्स है तो F क्या होगा G का इनवर्स सिंपल आपका होगा। आगे बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है जब दो आपके मतलब कि जो भी आपका फंक्शन है उसमें जो ऑपरेशन लग रहा है आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी बीच में पॉलिनोमियल कुछ भी आपका फंक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जैसे जो बाइनरी ऑपरेशन है एक रो से इज इक्वल टू ए अगर आपका लगा हुआ है तो एक रो से किसके इक्वल आएगा ए के इक्वल आएगा और अगर ए बी दो आपके एलिमेंट है तो उनके बीच में आप स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हो कि आपका कौन सा फंक्शन लगा हुआ है। जो आपका फंक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, मींस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। साथ साथ ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसमें आपका क्या होता है एक आइडेंटिकल होता है, मींस आइडेंटिटी वैल्यू होती है जो ए क्रॉस ई इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा, साथ साथ ई क्रॉस ए भी किसके इक्वल होगा आपका ए के इक्वल होगा। और इसमें जो ई होती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फैक्टर। ये आइडेंटिटी वैल्यू आपको क्या होती है निकालनी होती है। एग्जामिनेशन में मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इस बाइनरी ऑपरेशन से ही आता है। आगे बात करते हैं एक ऑपरेशन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए, मींस ए का क्या निकालना होगा आपको इनवर्स निकालना होगा। वो आप कैसे निकालोगे ए स्टार बी करके आपका किसके इक्वल आना चाहिए ई के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर जो बी वैल्यू होगी वो किसका इनवर्स हो जाएगी, वो सिंपल ए का इनवर्स हो जाएगी। तो ये सिंपल से आपका आ जाता है चैप्टर फर्स्ट से मतलब कि जो रिलेटेड फंक्शन। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा मींस सेकंड चैप्टर हमारा आता है इनवर्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर सेकंड आता है क्लास 12 से। तो इसमें सिंपल इस चैप्टर में आपका 80% जो काम आता है वो आपका फॉर्मूलेज का काम आता है। मींस जिस बच्चे के जितने ज्यादा फॉर्मूलेज याद होंगे और जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस होगी वो उस चैप्टर में इतने ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। देखो सबसे पहले इसमें फॉर्मूलेज आ जाते हैं हमारे इनवर्स फंक्शन के। मींस जैसे साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है कोसेक इनवर्स एक्स के, कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ऐसी tan कोट के और कोसेक प्लस सेक हमारा इनवर्स
π/2 के इक्वल होता है। बाकी मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, जितने भी आपके जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। देखो ये फॉर्मूले आपको क्या है, एक तरीके से याद ही करने, और याद कैसे करोगे आप, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे आपकी चीजें अपने आप याद होती जाएगी। इसमें से जैसे इंपोर्टेंट आता है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, इसमें जो है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का xy, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जो हमारे sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। इस तरीके से जितने भी आपके जो डबल एंगल वाले और आपके सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप इनको एक बार चेकआउट कर सकते हो। जैसे आगे आपके सारे फॉर्मूले आते हैं। अब जो इसमें जो मेन समझने की चीज आती है वो आती है फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। मीन जैसे आपके जो फंक्शन है वो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारे आपके फंक्शन आते हैं इनवर्स फंक्शन। और इसकी जो डोमेन होती है, ध्यान रखना, जो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 तक होती है। मींस यहाँ -1 से लेके 1 तक इसमें वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जो कोस की होती है वो -1 से 1 तक ही होती है इन क्लोज इंटरवल, और tan की आर होती है मींस रियल नंबर, और कोट की भी आपकी क्या होती है, आर होती है। और सेक इनवर्स एक्स की क्या होती है, -∞ टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी, मीन्स ये हमारी होती है। मतलब एक तरह से जीरो को क्या कर दिया, इसमें एक्सक्लूड कर दिया। और इनफाइनाइट की तरफ आपको किसका साइन लगाना है, ओपन इंटरवल का साइन लगाना है। ये भी मतलब जो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का जो साइन है ये भी आपको ध्यान से लगाना होता है। ऐसी इनकी रेंज आती है, रेंज आपकी साइन की -π/2 से π/2, और कोस की 0 से पाई, और जो आपकी tan है -π/2 से π/2, और आपकी सेक की किसके इक्वल, कोट की किसके इक्वल आ जाएगी, 0 से पाई के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से आपके 6 के 6 फंक्शन की जो डोमेन और रेंज वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ ट्रिपल एंगल वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, इस तरीके से आपके फॉर्मूले आ गए। ये सिंपल सारे फॉर्मूलेज आपको याद ही होने चाहिए। इसमें मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि आपको कुछ मतलब ट्रिक पता चल जाए कुछ ऐसे। हाँ बस ये हो सकता है कि फॉर्मूले आप एक शीट पे लिखते जाओ। देखो सिंपल काम तो ये होता है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो एक बार शीट पे लिखो, फिर कुछ एक रोज उसको रिपीट करते रहो, रोज एक शीट पे लिखते रहो, 3-4 दिन बाद आपके सारे फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे। बाकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से आपके याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 3 जो कि आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपका बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। जैसे आप मतलब कि सिंपल चीजों को, जैसे आपका रो डाटा होता था आप अपना स्टैटिक्स में यूज करते थे, इसी तरीके से जो आपका रो डाटा है उसको आप कैसे यूज करोगे, एज अ मैट्रिसेस में आप यूज करोगे। जैसे सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो मैट्रिसेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो डाटा हमारा होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस कैपिटल अल्फाबेट ABCD इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हम जिसमें एलिमेंट्स लिखते हैं वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। इसमें हमारी कुछ रोज होती हैं, कुछ हमारे कॉलम्स होते हैं। इसमें कितनी भी रोज हम लिख सकते हैं और कितने भी हमारे कॉलम हो सकते हैं। अब यहां पर हर एक जो रो है और कॉलम है उसमें जो एलिमेंट है उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक पोजीशन होती है। जैसे जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा, जो हमारा सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो उसकी रो फर्स्ट हो जाएगी और सेकंड कॉलम हो जाएगा। जैसे अगर इसमें A22 लिखा हुआ है तो उसका मतलब कि इसका जो रो है वो भी 2 है और जो कॉलम है वो भी 2। पहले हम उसकी रो बताते हैं फिर उसका कॉलम बताते हैं। जैसे यहां पर अगर लिखा हुआ है A32 तो इसका मतलब हो गया इसका जो रो है वो 3 है और जो उसका कॉलम है वो हमारा 2 आता है। और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है मतलब कितनी रो है और कितनी कॉलम, मतलब उसको m क्रॉस n से हम निकालते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ आपके कॉलम हो तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ आपकी रो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपके क्या हो, इक्वल हो। जैसे 1/1, 2/2, 3/3, 3x3 हमारी इस तरह की मैट्रिक्स होती हैं। ज्यादा 3/3 तक ही आप यूज करते हो, मैक्स टू मैक्स आप 4/4 तक की यूज करोगे। ठीक है, आगे आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ आपके डायगोनल्स पर मैट्रिक्स, डायगोनल्स पर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 कुछ भी आपके एलिमेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। मींस डायगोनल्स पे कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आपके एलिमेंट्स आपके होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, इसमें भी आपके डायगोनल्स पर ही मैट्रिक्स होंगे, बट तीनों जो एलिमेंट होंगे जो डायगोनल पे हैं वो तीनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस 3/3 अगर आप मैट्रिक्स लेते हो तो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल्स पर मैट्रिक्स होंगे तीनों 3/3 मैट्रिक्स में वो तीनों क्या होंगे, 1 ही होंगे। और जीरो मैट्रिक्स में सारे जो एलिमेंट होंगे, चाहे वो 2/2 मैट्रिक्स हो, 3/3 मैट्रिक्स हो, उसमें सारे एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, 0 ही होंगे। इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स।
आगे बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी कब होगी, जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होगी। मींस रेस्पेक्टिव एलिमेंट, मींस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दूसरी वाली जो मैट्रिसेस है उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। मींस जो mn है मींस आई जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, मींस जहां जहां जिस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो आपके क्या होंगे, सेम सेम होंगे। आगे बात करते हैं ऑपरेशन और मैट्रिसेस। एडिशन आपका सिंपल होता है, रेस्पेक्टिव जो सेम ऑर्डर के जो भी आपके एलिमेंट्स है वो आपके ऐड हो जाएंगे। मींस जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा वो आपके सिंपल ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके क्या होते हैं, सबट्रैक्ट भी हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा चेंज होता है। मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो, आप जैसे यहां पर एग्जांपल के इसमें देख सकते हैं, तो आपकी 2x2 की दो मैट्रिक्स हैं। देखो मल्टीप्लाई आप किसी की भी कर सकते हो, चाहे वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो या मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट आपकी 2x2 को आप 3x3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मींस उसमें रो बस आपका ध्यान क्या होना चाहिए, जैसे एक तो आपकी मैट्रिक्स है 2x3 की, तो जो आपकी दूसरी जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो 3x2 की होनी चाहिए। मींस जिनके जो कॉमन जो लास्ट इसका लास्ट वाला इसका जो एक तरीके से कॉलम हो गया और जो दूसरी वाली का जो रो हो गई वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर देखो जैसे A11 A12 ऐसे आपका लिखा हुआ है, तो जो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट क्या लोगे, A11 लोगे और उसको B11 से और क्या करोगे, B21 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, एडिशन करके आप लिख दोगे। मींस फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, फिर ऐसे ही जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो उसकी सेकंड रो लोगे और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका पहले फर्स्ट कॉलम लोगे और फिर लोगे सेकंड कॉलम। मींस जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें तो आप लोगे रो, मींस रो की मल्टीप्लाई करोगे, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें आप क्या करोगे, कॉलम की मल्टीप्लाई करोगे। बाकी मैंने यहाँ पर मतलब एक सिंपल वे में लिख रखा है, अगर आप इसको नंबर को भी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो, मतलब और आप समझने के लिए कर सकते हो। बाकी नोट्स में तो आपको सब कुछ मिलेगा ही। बाकी जो नोट्स है बिल्कुल एक तरह से बेस्ट, मतलब रिविजन के टाइप से बेस्ट नोट्स ये आपके हैं। चलो आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की वो एक एसोसिएटिव होती है। जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन है सी इंटू क्या होता है, ए बी इंटू सी आपका होता है। साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ए बी प्लस का बी ए सी आपका आ जाएगा, और ऐसे आपका क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस मींस ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, जितनी भी रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, एक तरीके से कॉलम रोज में और रोज आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई कॉलम में। तो ए ट्रांसपोज मतलब किसी भी आपका मैट्रिक्स का आप क्या कर दोगे, डबल ट्रांसपोज कर दोगे तो सिंपल जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही आ जाएगी। मींस रो को आपने कॉलम में चेंज किया, फिर कॉलम को आपने वापस से किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया, तो सिंपल ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगी। और अगर आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो अगर आप उसको ओपन करोगे ब्रैकेट को तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा, और ए बी का ट्रांसपोज हो तो आपको आपके अगर आप ओपन करोगे उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके तो आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा। मींस आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आपका स्केलर प्रोडक्ट हो के ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो सिंपल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता ट्रांसपोज का, वो बाहर आ जाएगा, और ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स वूज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। मींस स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, साथ साथ उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर एक नंबर या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यहां से क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। मींस उसका आप क्या करते हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हो। तो उसमें सिंपल आप क्या करते हो, सिंपल आप पहले उसका क्या कर देते हो, ट्रांसपोज कर देते हो, और फिर इसको आई ए के इक्वल लिख देते हो। फिर आपकी जो मैट्रिसेस थी ए, इसको आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हो। कैसे, आप अपने ऑपरेशन लगा के, मींस अपने रोज और कॉलम में ऑपरेशन लगाते हो, या तो आप सिर्फ रोज में लगाओगे या फिर आप क्या लगाओगे, सिर्फ कॉलम्स में लगाओगे। तो इस तरीके से ऑपरेशन लगाने के बाद आप ए को आई में कन्वर्ट कर देते हो। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर आपका जो ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उन दोनों को सम करके हाफ कर दोगे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में आप क्या कर दोगे, ए माइनस लगा दोगे बीच में साइन। और सिमेट्रिक मींस मतलब क्या होता है, जो ए वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, बी बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सिमेट्री मैट्रिक्स सिंपल आपका हो गया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। और यहां पर आप नंबर ऑफ मैट्रिक्स में कितनी आपकी आएंगी, तो वो आपकी 2 की पावर m क्रॉस n आपका आता है। मींस mn मल्टीप्लाई करके mn आपका क्या होगा, m मतलब नंबर ऑफ रोज और n मतलब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, ही आपके सिंपल पॉइंट आते हैं। आई वो आपकी सब अच्छे पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलो जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी आपका बड़ा सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन में यहां से आपका मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। चलो जी देखो, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स होती है उसके साथ हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका डिटर्मिनेंट। वो हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक मतलब कंसेप्ट है पूरा, उस तरीके से हम उसको निकालते हैं। जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है मैट्रिक्स का, जैसे हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, तो उसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या कर लेंगे, एक तरीके से उसकी मल्टीप्लाई, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। मींस a11 की a22 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, और a21 की हमारी a12 से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हमारी 2x2 का सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, क्योंकि इसमें साइन का और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का भी आपको ध्यान रखना होता है। देखो समझते हैं, जैसे आपका आता है, आपकी एक मैट्रिक्स आती है, आपकी यहाँ पर 3x3 की आपको मैट्रिक्स दी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर आप क्या रख लोगे, उस पर मतलब उसको ब्लाइंड कर दोगे, उसकी जो पूरी रो है और उसका जो पूरा कॉलम है उसको ब्लाइंड कर दोगे, और जो बाकी के जो 4 एलिमेंट बच जाएंगे उनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और जिसको आपने ढका था मींस जो a11 था उसकी बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आपका माइनस का साइन आएगा हमेशा, ये जो पहली वाली टर्म थी ये आपकी पॉजिटिव होती है, और जो सेकंड टर्म आपकी बनेगी, सेकंड जो नंबर आएगा वो आपका माइनस होगा। अब सेकंड नंबर में जो a12 है इसको आप ढक लोगे, और इसकी साथ इसके रेस्पेक्टिव कॉलम और जो आपकी रो है वो आप ढक लोगे। जो बच जाएंगे 4 उनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसकी मल्टीप्लाई a12 से कर दोगे। फिर आप क्या लगाओगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, a13 के रेस्पेक्टिव रोज और कॉलम को ढक लोगे, और जो बाकी 4 बच जाएंगे उनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। और जो क्रॉस मल्टीप्लाई जो आपस में आप कर रहे हैं उनके बीच में तो हमेशा माइनस ही लगेगा। बस आपका जो आपने जो तीन बार आपको करना पड़ेगा, तो पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ भी है कि जब आप एक्सपेंड करते हो मैट्रिक्स को तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस आपका इस तरीके से साइन आता है। अब कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, जो कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले आपकी आती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड और ऑन चेंजिंग रो टू कॉलम। मींस अगर आप रोज को कॉलम में चेंज कर देते हो तो आपका डिटर्मिनेंट पे कोई भी चेंज नहीं आता। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर जीरो, तो आपका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। मींस जो भी मैट्रिसेस जो डिटर्मिनेंट है उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो आंसर भी आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मींस अगर आपकी कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम उनको बिल्कुल सेम हो, जैसे एग्जांपल के लिए जो फर्स्ट रो है वो जो सेकंड रो है यहां पर क्या होगी, सेम होगी, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आता है डिटर्मिनेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में जो अभी आपका k की मल्टीप्लाई होगी डिटर्मिनेंट से, उसको आप क्या कर सकते हो, बाहर लिख सकते हो, मींस सिंपल उसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है। और जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा आपकी अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स को आप क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे। मींस 2 रोज आपस में इंटरचेंज होगी और 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज अगर कर रहे हो तो वहां पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। मींस अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 आ रही थी तो अब फिर क्या हो जाएगी, वो +5 हो जाएगी, मींस नेगेटिव हो वैल्यू हो जाएगी। मींस अगर 5 आ रही थी तो -5 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है तो जो हमारी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है अगर वो सेपरेटेड प्लस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप उनको क्या ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ये आपका सिंपल सा पॉइंट आता है। आगे बात करते हैं, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और टू कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज। मींस पूरी रो और पूरी कॉलम में अगर हम कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे उस पे डिटर्मिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हमें निकालना है एक तरीके से डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो हम वहां पर क्या करते हैं, जैसे उसकी वर्टेक्सेस होती हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा वो x1 x2 x3 का बन जाएगा, सेकंड कॉलम y1 y2 3 का बन जाएगा, और जो थर्ड कॉलम में 1 1 हम रख देंगे। इसका हम क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, सिंपल एरिया मिल जाएगा। और अगर इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करके हमारी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, इसका मतलब तीनों पॉइंट आपके क्या थे, कोलिनियर थे। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो सिंपल आप वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख लो, अगर वो वैल्यू आपकी 0 मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहां पर 0 आती है तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये आप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा मतलब एग्जामिनेशन में जहां से क्वेश्चन आता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स आपके सिंपल छोटे छोटे, इनको बोलते हैं छोटा डिटर्मिनेंट। तो आपकी जैसे 3x3 की पूरी एक मैट्रिसेस होगी तो उसमें हर एक एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो, माइनर्स निकाल सकते हो। जैसे M11 का आपको निकालना है तो M मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे आपका क्या है, 1 है, तो 1 को छोड़ के 1 वाली रो और 1 वाला जो कॉलम है उसको आप क्या कर लो, ढक लो, और जो बाकी के जो 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे अगर उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा -4 1 1। ऐसे ही 1 1 2 का निकालोगे तो जो आपका 1 और
वन टू मतलब कि जो 2 नंबर पर लिखा हुआ है हमारा वो क्या है, उस एलिमेंट की रो और कॉलम रेस्पेक्टिव कॉलम को ढक लो और उसके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो माइनर, उसको बोलेंगे माइनर, मतलब किसी भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट का। ऐसे आप कोफैक्टर आप कैसे निकालोगे, कोफैक्टर सिंपल आपका निकलता है -1 की पावर n प्लस का m इंटू जो आपके एलिमेंट्स बच जाते हैं वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या निकालना चाहते हो, कोफैक्टर निकालना चाहते हो 1 1 वाले का, मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहां पर हो गया 1। तो 1 का क्या करना है, यहां पर जो आपकी nm की वैल्यू हो जाएगी वो आप रख दोगे सिंपली, और मतलब कि जैसे रो और कॉलम क्या है, इसका रो भी 1 है और कॉलम भी क्या है 1 है, तो 1 + 1 आ जाएगा, नीचे तो हमारा -1 ही आएगा, और इसके रेस्पेक्टिव रो और कॉलम को ढकने के बाद जो 4 एलिमेंट बच जाएंगे उनका सिंपल आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप सिंपल क्या निकाल लोगे, सिंपल आपका कोफैक्टर निकाल लोगे। अब यहां पर आ जाते हैं एडजस्ट, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है ए का, तो यहां पर आपके जो माइनर्स हैं और जो कोफैक्टर वो आपके यूज होंगे। तो अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर आपको निकालना आ गया -1 की पावर n प्लस का m इंटू जो आपके बाकी बचे हुए एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस सारे का आप क्या निकाल लोगे, पहले कोफैक्टर्स निकाल लोगे, उनसे आपकी एक आपका क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। फिर आपको एडजॉइंट निकालने के लिए ए इनवर्स निकालने के लिए वहां से क्या करना होगा, एडजॉइंट ए तो हमारा ये आ ही गया, वहां से ए इनवर्स आपका निकाल लोगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आपको क्या देगी, ए इनवर्स की वैल्यू देगी। अब यहां से ये ए इनवर्स का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में ज्यादा से चांसेस होते हैं आने के, और उससे भी ज्यादा जो चांस होते हैं आने के वो आपकी आती है सोल्विंग ऑफ इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, x प्लस का 2y = 2 है और 2x प्लस का 3y = हमारी 3 आती है। तो हमारे पास हम लेंगे ax = b, मीन्स a हमारे डिटर्मिनेंट हो गए, b हमारे डिटर्मिनेंट और x भी हमारे एक तरीके से मैट्रिक्स, मीन्स तीनों आपके a b और x हमारी क्या होगी, मैट्रिसेस होगी। तो a इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे x और y के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम चारों की फॉर्म में लिख देते हैं। x मतलब हमारा जो वेरिएबल्स हैं x और y, और जो b मतलब हमारे जो इक्वल के साइन के इधर जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी इसमें आ जाती है। तो हम यहां पर हम सिंपली लेके चलते हैं जो हमारा क्या है, अपना सिंपली हम क्या लेके चलेंगे, ax = b के इक्वल लेके चलेंगे, और सिंपली इसको तीनों को रख के हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। मींस a की मल्टीप्लाई x से करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको b से इक्वेट जब हम करते हैं तो हमारे पास सिंपल जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। जैसे x = a इनवर्स b आ गया, तो a इनवर्स हम अभी निकालना सीखा था ना हमने, a इनवर्स कैसे निकलता है, पहले a के सारे कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट आ गया, तो एडजॉइंट को अगर आप डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हो तो वहां पर आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी वो थोड़ा सा एकदम झटका आ गया, चलो वो तो बात छोड़ो। हाँ, x = a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी b, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आपकी इस तरीके से आपके इक्वेशन, मींस आप x और y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। इस तरीके से आपका आ जाता है चैप्टर 4, जो कि आ जाता है आपका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 5, जो कि आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो ये भी चैप्टर आपका जैसे आप अपना एक तरीके से 10th से ही स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा ये बेसिकली आप 11th में इसको ज्यादा पढ़ते हो, तो 11th क्लास में जैसा था ये सेम आपका इसी तरीके से आता है। मींस इसमें भी आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट आपको करना होता है, मतलब डिफरेंशिएशन आपका इसमें होता है। यहां पर सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है चेकिंग कंटिन्यूटी, मींस आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो फंक्शन की वो है या नहीं है। तो जैसे आपको यहां पर फंक्शन दिया हुआ है f(x) आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + का h - का f(x/h), ये आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, इसमें क्या कर दोगे आप 0 - h कर दोगे, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे 0 + h आप फंक्शन में आप वैल्यू रख दोगे। जब आप अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे तो अगर वो दोनों आपके इक्वल आती हैं तो आपका जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, वरना वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिंपल से ये पॉइंट आपका आता है। और एक पॉइंट आता है, अगर आपका जो f(x) है वो fc के इक्वल है, मींस c एक पॉइंट है, तो जो आपका फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट c पर। मींस वो अगर x पर कंटिन्यूअस था और वो f(x) = fc था, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, c पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं। अब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = a, मींस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा। सबसे पहले अगर f(a) आपका क्या हो रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मींस f(a) की वैल्यू आपकी आ ही ना रही हो, वहां पर फंक्शन सोल्व ही ना हो रहा हो, वहां पर कोई वैल्यू ना दे रहा हो, तो आपका क्या हो सकता है, वहां पर फंक्शन a पर आपका क्या हो सकता है, कोई भी मतलब कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। ऐसी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पर आपकी क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) भी आपका क्या हो रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपकी लिमिट x टेंड्स टू a हो
तो अगर वहां पर ए में मतलब कोई कंटिन्यूसी ना हो। साथ साथ बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, अगर आपका जो मतलब एफ ए है वो एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ जो आपका एफ एक्स है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं हो, तो वहां पर आपका जो फंक्शन है वो ए पॉइंट पर फिर भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। इस तरीके से आपका आ जाता है फंक्शन से रिलेटेड। आगे बात करते हैं कुछ फंक्शन की, जैसे पॉलिनोमियल, एब्सोल्यूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग, साइन, कोस, टैन और रेशनल फंक्शन। ये सब फंक्शन क्या होते हैं, विद इन देयर डोमेन्स आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब कुछ फंक्शन की बात करते हैं, जैसे एफ और जी फंक्शन है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी और स्केलर मल्टीपल ऑफ एफ, ये सब सारे हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। मींस अगर एफ और जी आपके कंटिन्यूस है, तो अगर आप प्लस माइनस भी आप उनको कर देते हो, कुछ ऑपरेशन लगा देते हो, तो ये भी आपके क्या होंगे, कंटिन्यूस ही रहेंगे। आगे बात करते हैं चेन रूल की। देखो चेन रूल में क्या होता है, जो आपका अगर y इज इक्वल टू एफ यू के इक्वल है और अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो u को x के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वहां पर आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, वहां पर आप क्या करते हो, सिंपल आप अपना चेन रूल लगाते हो। मीन्स आप u को किसकी फॉर्म में लिखते हो, पहले x की फॉर्म में लिखते हो। मीन्स आप y को पहले क्या करते हो, u के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हो, y को u से डिफरेंशिएट करते हो, फिर जो आपका u आया है उसको आप क्या करते हो, x से डिफरेंशिएट करते हो। ये आपका सिंपल सा आ जाता है चेन रूल। मींस dy बाय du इंटू du बाय dx, ये आपका सिंपल पॉइंट आ जाता है। इसको हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं, जैसे dy बाय हमारा क्या हो गया, dx हो गया, और जो y है वो आपका मान लो किसी और x की फॉर्म में नहीं है, किसी और v की फॉर्म में है, तो हम उसको क्या करते हैं, x मान के कर देते हैं, फिर वापस से हम क्या लगा देते हैं, जो u के फॉर्म में क्या था, du बाई dx हम लास्ट में लगा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके भी काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। मींस ये बहुत जगह हमारा यूज होता है। नेक्स्ट आती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर आपका x इज इक्वल टू एफ टी के इक्वल है और y इज इक्वल टू जी टी के इक्वल है, तो dy बाई dx आपका सेपरेटली निकलेगा। मींस यहाँ पर जो फंक्शन हो रहा है वो t के रेस्पेक्ट में है ना, तो ऐसे ही dy बाई dt निकलेगा पहले, और उसको आप डिवाइड करोगे dx बाई dt से, तब आपका dy बाई dx आपका सेपरेटली आपका निकलेगा। ऐसे आपके कुछ log के फॉर्मूले आते हैं। log के आपके काफी फॉर्मूले हैं, जैसे log अगर मल्टीप्लाई में है mnp, तो आपका log m प्लस का log n प्लस का log p आपका लिखा जाता है। और log m अपॉन n है तो log m माइनस का log n हो जाता है, और log m की पावर n है तो n आपका आगे आ जाएगा, n log m आपका हो जाएगा। और log a बेस ए की पावर ए इज इक्वल टू आपका 1 के इक्वल होगा। मींस ए टू बी, और सॉरी ए टू ए, और लोग ए टू बी अगर आपका है तो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन लोग ए की पावर बी। ये आपका सिंपल पॉइंट आ जाता है। और जैसे लोग बेस ई 1 की पावर क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ई की पावर लोग एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तब। क्लियर पॉइंट। चलो जी, एक पॉइंट आपका आता है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट पॉइंट सी। मींस अगर कोई फंक्शन आपका क्या कर रहा है, किसी पॉइंट पर आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो अगर वहां पर वो डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का क्या होगा, वहां पर कंटीन्यूअस भी होगा। ठीक है पॉइंट। चलो जी, एक फंक्शन आपका आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें क्या होता है, द फंक्शन डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द सुटेबल वेरिएबल। मींस इम्प्लिसिट फंक्शन आपका क्या होता है, जिसमें आपके बेसिकली क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं। ये आप उसको आप क्या करते हो, सिंपली जैसे चेन रूल लगता है ना, इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करते हो। जैसे नेक्स्ट हम चीज देखते हैं जिसमें हमारा आता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 4 है, तो अगर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4x की पावर क्यूब, और उसको एक बार करेंगे तो 3 आपका आ जाएगा, तो 4 3 12, 12x की पावर 2 हमारे क्या आ जाएगा, सोल्व करके आ जाएगा। मींस एक फंक्शन को लगातार 2 बार डिफरेंशिएट करना, उसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारी कुछ थ्योरम्स आती हैं, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम से और जो हमारी लैग्रांजियन थ्योरम है, लैग्रांजियन मीन थ्योरम, यहां से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है प्रूफ करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका एक फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी, जो कि आपका डिफाइन है आर पर, तो यहां पर आपका क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा ए और बी पर, और डिफरेंशिएबल भी होगा ए और बी पर विद ना क्लोज एक तरीके से ओपन इंटरवल में, और जो एफ ए होगा वो हमारा एफ बी के इक्वल होगा। साथ साथ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट सी इन ए बी दैट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मींस फंक्शन जब सोल्व करेंगे और एक्स सी की वैल्यू रखेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। और कोई अगर फंक्शन हमारा ये चारों मतलब पॉइंट्स इसको फुलफिल कर लेता है तो वहां पर रोल थ्योरम हमारी क्या होती है, वैलिड होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आएगा कि डिफाइन रोल थ्योरम, और इस तरीके से मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। इसी तरीके से आपकी आ जाती है लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। यहां पर भी आपका एक फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और आर पर डिफाइन है। वहां पर सबसे पहले आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होगा आपका ए बी में ओपन इंटरवल में, साथ साथ वहां पर एक सी नंबर एलिमेंट बोल सकते हैं एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में,
और साथ साथ जो एफ डैश सी होगा वो एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हमारा होगा। ये आपके आ जाते हैं लैग्रेंजियन थ्योरम। और यहाँ पर एक पॉइंट आता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस एज इंटीजर, मीन्स अगर आपका जो एक्स है वो एक क्लोज इंटरवल में आ जाता है तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और log बेस ए एक्स किसके इक्वल होता है, log x अपॉन log a के इक्वल हमारा होता है, मींस डिफरेंशिएट करके हमारी ये वाली वैल्यू आती है। ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। कुछ बात करते हैं चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें चेक करनी है, वैसे यहां से क्वेश्चन आपका नहीं आता ज्यादातर। एफ डैश एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस का h माइनस का एफ एक्स अपॉन h के इक्वल होगा। ये आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन को आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। और आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो। कैसे निकलता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करते हो, इसमें a माइनस एच कर देते हो, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या कर देते हो, a प्लस एच कर देते हो। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो आपका क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। ये वैसे ज्यादातर आपको चेक करने के लिए नहीं आता चेक, आप इस तरीके से क्या आप वैसे भी चेक कर सकते हो, डिफरेंशिएट मतलब फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, अगर वो डिफरेंशिएट हो रहा है तो सिंपल वो आपका क्या डिफरेंशिएबल आपका फंक्शन है। ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर की ये आपका सिंपल सा आ जाता है चैप्टर 5 जो कि आपका आता है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। सो नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, चैप्टर 6 आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अभी आपका एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्या आता है, जो आपका dy बाई dx है वो आपको क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपका बताता है। मींस जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट आपका टाइम आता है। और जैसे एक्सीलरेशन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरीके से आपका dy बाई dx क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आता है। ऐसे यहां पर मार्जिनल जो कॉस्ट आती है वो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के फॉर्म में आती है, और जो मार्जिनल जो रिवेन्यू आता है वो डी बाई डी एक्स इंटू आर एक्स आपके इक्वल आता है। मींस आर आपका क्या होगा, जो रिवेन्यू है वो आप इसको सोल्व कर सिंपली कर सकते हो। इसके तो एनसीईआरटी में छोटे छोटे से एग्जांपल आते हैं। अब नेक्स्ट हमारी चीज आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो जैसे यहां पर आई बी देन ओपन इंटरवल, आई आपका ओपन इंटरवल है, कंटेन इन अ डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यू फंक्शन एफ, और जो आपका फंक्शन होगा वो कब आपका इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। मींस आपका फंक्शन इंक्रीजिंग इंटरवल इंक्रीजिंग में कब होगा, जब आपका जो अगर x1 जो है वो ग्रेटर है x2 के, और फंक्शन में आपके दोनों आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो वहां पर जो वैल्यू जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग में होगा। ऐसी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब होगा जब अगर x1 आपका x2 से क्या है ग्रेटर देन है, और साथ साथ उसमें फंक्शन में वैल्यू रख रहे हो तो फंक्शन भी fx1 आपका बड़ा आ रहा है किससे, fx2 से, वहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसी वाइस वर्सा आपका डिक्रीजिंग में होता है। अगर सिंपल आपका अगर डिक्रीजिंग है तो आपका जो है x1 अगर आपका x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 के इक्वल हमारा आएगा, और ऐसी सेम आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपकी वैल्यू आएगी। आगे बात करते हैं, f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a टू b इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और जो f है वो डिक्रीजिंग कब होगा, क्लोज इंटरवल a टू b में, अगर आपका f डैश x किसके लेस देन आपका क्या हो, 0 के इक्वल हो। और अगर आपका f कांस्टेंट कब होगा, क्लोज इंटरवल a टू b में आपका कब होगा, अगर जो f डैश x है वो किसके इक्वल आ रहा हो, 0 के इक्वल आ रहा हो। तो यहां से अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप आप कैसे पता लगाते हो, dy बाई dx आपका सोल्व कर लेते हो, मींस रेट ऑफ चेंज आपका ही डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। तो ये आपको क्या बताता है, सिंपल स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। पैरेलल टू x एक्सिस, जो अगर आपका जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई dx की वैल्यू 0 आएगी। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा आपका स्लोप तो वहां पर dx बाई dy की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होती है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और m की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, dy बाई dx को सोल्व करके आप सिंपली निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे आपके आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या कर देते हो, m की जगह आप क्या रख देते हो, माइनस का 1 अपॉन m आप रख देते हो। m कैसे निकालोगे, वही आपका सिंपल dy बाई dx के करके निकालोगे। ऐसे आता है आपका अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी फील्ड्स में आपका यूज होता है। तो उसमें आप क्या करते हो, फंक्शन x पर आप सोल्व नहीं करते हो, फंक्शन x प्लस डेल्टा x पर आप सोल्व करते हो। तो उसमें अलग कुछ नहीं है, सिंपल आप पहले fx को सोल्व करोगे, प्लस उसमें आप क्या कर दोगे, जो आपने फंक्शन डेरिवेटिव निकाला है f डैश x, उसमें आप क्या कर दोगे, डेल्टा x की सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपकी आ जाती है अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपके टेस्ट दोनों जो टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इन्हीं टॉपिक्स में से आपका एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, चलो जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको एक फंक्शन दिया जाएगा y,
ए टू बी में आप क्या निकालोगे, सबसे पहले वाई डैश निकालोगे और वाई डैश आप क्या रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे, वहां से आप अपना एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। फिर आप एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश ए निकालोगे और एफ डैश बी निकालोगे, और इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा वैल्यू का होगा वो आपका मैक्सिमा होगा, और जो सबसे कम वैल्यू का होगा वो सिंपल आपका मिनिमा हो जाएगा। यहां से आपका मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी सेम ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया जाएगा, आप एफ डैश एक्स निकालोगे, मींस वाई डैश निकालोगे, और वाई डैश को 0 के इक्वल लिख दोगे, वहां से आप क्या निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, और फिर वो y की वैल्यू जो x की वैल्यू है वो आप यूज करोगे कैसे, आप सबसे पहले जो आपने y डैश निकाला था उसका डबल डेरिवेटिव करोगे, मींस y डबल डैश निकाल लोगे, और उसमें आप क्या रख दोगे, x की वैल्यू रख दोगे, चेक करने के लिए कि वो मैक्सिमा है फंक्शन है या फिर मिनिमा फंक्शन आता है। ऐसे ही पुट x इन fx, और जो आपकी x की वैल्यू आई है वो वापस से आप क्या रख दोगे, उस y में, मींस जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया हुआ था उसमें रख दोगे, वहां से मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए। इस तरीके से आपका आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपका सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है टू फाइंड द इंटरवल। इंटरवल निकालने के लिए आप क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता ही होगा, वहां से आप x की वैल्यू निकाल दोगे, और उस x को आप सिंपल क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे जिस भी तरीके का आपको क्या चाहिए, मतलब लिमिट चाहिए। मींस आपका x 5 आ गया और आपको क्या चाहिए, 5 से 7 तक का चाहिए, तो 5 से 7 तक आप कितने में भी उसको डिवाइड कर सकते हो। ये सिंपल सा आ जाता है टू फाइंड द इंटरवल्स। ये सिंपल आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर 6। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 7, जो कि आता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स आपका क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं से आपका बेस बनता है इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन अगर आप आगे जाके बीएससी बीटेक या मतलब साइंस की किसी भी फील्ड में जाते हो तो इंटीग्रेशन आपका लाइफ टाइम में कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। मींस इंटीग्रेशन आपको हर जगह पर मिलेगा। इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पर क्लास 12 में आपका सिंपल कुछ अलग चीज नहीं है। 80% आपको काम क्या करना है, फॉर्मुलेज याद करने। जितने आपके फॉर्मुलेज याद होंगे, आपको फॉर्म्स याद होंगी, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होना है। इसमें करना क्या होता है, आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको क्वेश्चन किसी भी आपको फंक्शन किसी भी फॉर्म में दिया जाएगा, तो अगर आप उसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो तो हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, वरना अगर वो सोल्व नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्म हमें आती है, जिस फॉर्म को हमें सोल्व करना आता है, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, घुमा फिरा के एक तरीके से उस फॉर्म में लेके आ जाएंगे। एक मतलब कि जो सोल्व करने वाली जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में लेके आ जाएंगे, तब जाके हम उसको सोल्व करना स्टार्ट हो देंगे, जहां पर हमारा कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। मींस कोई ना कोई फॉर्मूला आपका इसमें पक्का लगेगा। मींस जो आपको क्वेश्चन दिया है शायद मतलब डायरेक्ट उसमें ना लगे, उसका आप थोड़ा सा चेंज कर दो, उसकी वैल्यू चेंज कर दो, लिमिट चेंज कर दो, तब आपका इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, जैसे साइन स्क्वायर एक्स किसके को इंटीग्रेट करके किसको कहलाता है, 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो। ये सब मैंने यहां पर फॉर्मूले लिख सकते हैं, इंटीग्रल्स के मैंने डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो आपके एक तरीके से कन्वर्जन वाले फॉर्मूले हो गए ऊपर, और जो इंटीग्रल्स के जो फॉर्मूले ये नीचे आ गए, ये आपके सारे आप कहते हैं इंटीग्रल्स के फॉर्मूले। जैसे x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x होता है। cos x का आपका हो गया sin x का क्या हो गया माइनस का cos x। इसी तरीके से आपके सारे आपके क्या आ जाते हैं, ये फॉर्मूलेज आ जाते हैं। इन फॉर्मूलेज को जितनी ज्यादा बार लिख लिख के देख सकते हो उतने आपके लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल ये रहेंगे। ये सारे आपके फॉर्मूले आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन। पार्शियल फंक्शन में आपका क्या होगा, यहाँ पर जैसे पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का बी, इस फॉर्म में अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आपको किस तरीके से आपको उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ए अपॉन एक्स माइनस का ए प्लस का बी अपॉन एक्स माइनस का बी, इस फॉर्म में आप लिख के कर सकते हो। इस तरीके से सारी आपकी फॉर्म्स आ जाती है। ये 4 फॉर्म हमारी होती है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में आप क्या करोगे, जैसे एफ एक्स और जी एक्स आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं, यू और वी आपको मान लो 2 फंक्शन दिए हुए हैं, तो उनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ एक्स को कांस्टेंट रख के जीएक्स का क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, फिर माइनस कर दोगे जो आपने एफ डैश एक्स निकाला था उसकी मल्टीप्लाई करके जी एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, और उस सारे को क्या कर दोगे, इस एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसको सोल्व करके आपका निकल जाएगा एफ एक्स जी एक्स, दोनों का साथ में इंटीग्रेशन। ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी 7-8 मतलब बेसिकली तो 7 ही प्रॉपर्टी आती हैं। इसमें से हमारी जो 3, 4, 5 और मतलब कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी आपकी आती है, लिमिट आपकी है a टू b, जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ टी के इक्वल हो जाएगा। अगर आप क्या कर दो मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू जो जैसे एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में था, डी एक्स के में था, और लिमिट सेम है, आपने क्या कर दिया एफ टी डी टी के रेस्पेक्ट में आपका क्या हो गया, इंटीग्रेट हो रहा है। ऐसी आपकी सारी प्रॉपर्टीज आती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट मतलब काफी जो यूज होने वाली है वो सबसे एक तो P2 होती है। P2 में आपने क्या किया, लिमिट्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे ही P3 में आपने क्या कर दिया,
लिमिट्स ए टू बी थी, आपने क्या कर दिया फंक्शन में जो लिमिट्स है उनको ऐड कर दिया, मींस फंक्शन ए प्लस बी माइनस का एक्स इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इन फॉर्म में लिखने का आपको क्या होता है, जैसे आपको डायरेक्ट एफ एक्स दे रखा है और एफ एक्स आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो आप एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स लिख के आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन सोल्व करते करते फिर आपको फॉर्म से याद आ जाएंगे, फिर आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पर लग रहा है। इस तरीके से इसके जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आपको सोल्व करने होते हैं। आगे बात करते हैं सी पी फाइव, पी मतलब प्रॉपर्टी 5 इसमें क्या है, 0 से लेके आपका 2a तक है, तो उसको भी आपने क्या हुआ है दोनों दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हो, मतलब लिमिट को एक तरीके से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ऐसी p6 p7 आपकी सारी प्रॉपर्टीज आती है, इस तरीके से आप इनको चेकआउट कर सकते हो। सिंपल है पॉइंट। नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, मतलब कुछ और अलग टाइप्स के आपके इंटीग्रेशन है। जैसे अगर आपका इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, इंटीग्रेट आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट उसको dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, इन वैल्यूज के इक्वल लिख सकते हो। मींस ये किसके इक्वल आ जाएगा, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये आपका इंटीग्रेट करके ये वाली वैल्यू आप लिख सकते हो। मींस अगर आपको किसी क्वेश्चन में आप सोल्व कर रहे हो, सोल्व करने के बाद वहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में आपका जो फंक्शन है वो आ गया, तो आप डायरेक्ट कुछ ना करके वहां पर ये वैल्यू आप लिख सकते हो। मींस ये डायरेक्ट आपके क्या हो गए, फॉर्मूलेज हो गई, आप सिंपल याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आप क्या कर सकते हो, एज द लिमिट ऑफ सम, मीन्स आपको क्या कर सकते हो, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स और 0 a टू b वो आपका डिफाइन है, मीन्स उसकी लिमिट ये है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से डिफाइन आप कर सकते हो। मीन्स b माइनस का ये लिमिट h टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/h एफ ए प्लस का एफ ए प्लस एच डैश 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 एफ एन माइनस का 1 h प्लस एच तक आप ये लिख सकते हो। और इसमें जो h की वैल्यू होगी वो आपका b माइनस का ए अपॉन एच एन के इक्वल हमारी वैल्यू होगी, एन आपका कितने भी नंबर आपको दिए हुए वो, ये आपका सिंपल एज द लिमिट ऑफ सम के इक्वल आता है। मींस इस तरीके से आप सोल्व करते हो। आगे बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो किसके इक्वल है, वो जैसे थ्योरम 2 भी बोल सकते हैं उसको, ये हमारी आती है एफ एक्स आपका डी एक्स से आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, एफ एक्स ए अपॉन ए टू बी। मीन्स आपने सिंपल वर्ड में समझो तो आप बहुत ज्यादा यूज भी करते हो। आपने कोई फंक्शन आपको एफ एक्स दिया होता है, आपने उसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपको 0 से ए तक ए से लेके बी तक आपकी लिमिट थी ना, तो सबसे पहले एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, बी रख दोगे, मीन्स अपर लिमिट रख दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे अपनी लोअर लिमिट अपने फंक्शन में रख के, मीन्स एफ बी माइनस का एफ बी आपका क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल थ्योरम होती है कैलकुलस की। बाय चेंजिंग द लिमिट चेंज करके भी आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये इंटीग्रेशन है ये सिंपल सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 7 आ जाता है क्लास 12 मैथ से। ये सिंपल से आपको इस चैप्टर में आपको ज्यादातर ध्यान रखना है अपने फॉर्मूलाज का। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं जो कि हमारा चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें आपका क्या आता है, बेसिकली एप्लीकेशन ये आती है कि आप एरिया ऑफ कर्व निकालते हो, मीन्स आपकी कोई भी फिगर है वहां से आप क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो। जैसे यहां पर दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स ए टू बी, मीन्स आपकी लिमिट होंगे, मतलब कि जो आपका शेडेड रीजन होगा उसका आपका क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव फ्रॉम द इक्वेशन देन पुट इन द इंटीग्रल देन सोल्व। मींस आपको क्या करना है, सबसे पहले जो y की वैल्यू है इक्वेशन में से वो निकालनी है, फिर इसको क्या करना है, पुट इन द इंटीग्रल में रख के आपको क्या करना है, सिंपली सोल्व कर लेने। अगर हम इसका कोई क्वेश्चन देखना चाहें तो हाँ जी, देखो आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ है, एक पैराबोला है आपका और एक आपकी क्या स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और एक बाउंडेड रीजन बनाती है, मींस आपका शेडेड रीजन बनाती है। तो शेडेड रीजन का अगर आपको क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आपके जो ए और जो आपका ए और बी है उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो कि हमारे आए हैं -1 और 4 हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बाउंडेड जो एरिया हो गया वो किसके इक्वल हो गया, ओ बी ए ओ के हमारे इक्वल हो गया। और जो ओ बी ए ओ का एरिया होगा वो किसके इक्वल वो किससे निकलेगा, वो हमारा एरिया ओ बी सी ओ प्लस का एरिया ओ ए सी ओ के हमारे इक्वल होगा। तो सेपरेटली हम दोनों का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं ओ बी सी ओ का। तो ओ बी सी ओ का जैसे अगर हम यहां पर छोटी सी फिगर में, मतलब कि इसमें फिगर में देखें तो जो ओ बी सी ओ का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ओ एम बी सी, इस पूरे रीजन में से हम जो अपना माइनस कर देंगे, जो नीचे का छोटा सा हमारा अनशेडेड रीजन बच गया ओ एम बी ओ, उसमें से माइनस कर देंगे तो सिंपल हमारा एरिया निकल जाएगा। और ऐसी जो ओ एम बी सी है वो क्या है, वो हमारी एक तरीके से वो हमारी बनती है हमारी लाइन, और जो ओ एम बी ओ है वो हमारा बनता है पैराबोला। तो दोनों की अपने वाई की वैल्यू रख देंगे और उसको इंटीग्रेट करके यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही हम अपना दूसरी साइड से निकाल लेंगे, मीन्स ओ ए
CO का एरिया निकाल लेंगे और वहां से भी हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का एरिया आ जाएगा। दोनों का एरिया मींस दोनों तरफ का एरिया आ गया, दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू 9/8 यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं अपना जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, उससे हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आ जाता है। देखो उसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस आपका जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, मींस एक सिंपल वर्ड्स में आप अपने फंक्शन को कितनी बार डेरिवेट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं अपना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी उसमें जो फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बात करते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मींस वो आपका सॉल्यूशन जिसमें आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपली पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म किस तरीके से करोगे। सबसे पहले तो आपका जो भी आपका ग्राफ है, जो भी आपको मतलब कि रिलेशन दिया हुआ है, उसमें आप क्या करोगे, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने भी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनके आप वैल्यू उनको फाइंड करोगे, कितने नंबर आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो आपकी इक्वेशन है उसको क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे जितने भी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। जितनी बार भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उतने ही आपके क्या होंगे, एक तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। मींस अगर आपके दो कांस्टेंट्स है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आपको दो बार ही क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इससे आपका पता चल जाएगा जो इक्वेशन है वो भी एक तरह से डबल डेरिवेटिव आएगी। द एक्सप्रेशन कम्स आउट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो आपकी यहां पर अब इक्वेशन निकल के आएगी वो आपकी क्या होगी, एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें आपके कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगी। इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन की। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप सोल्व किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका जो मेथड आता है वो आता है डिफरेंशिएट इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल्स। मींस आप क्या कर सकते हो, टेक एक्स विद dx, जो आपके x है वो dx के साथ ले सकते हो और y dy के साथ ले सकते हो। मींस जो आपकी पूरी इक्वेशन दी हुई थी उसमें आप क्या कर दो, LHS और LHS दोनों अलग अलग कर दो। उसमें एक तरफ आप अपने x वाले रख लो और दूसरी तरफ y वाले रख लो। तो जो x वाले वो dx के साथ डिफरेंशिएट कर दो और जो y वाले हैं वो dy के साथ आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। सेकंड जो आपका मेथड आता है वो होमोजेनियस फंक्शन आता है। होमोजेनियस फंक्शन में मींस आपका x और y आपके क्या साथ में है, सेपरेट भी नहीं हो रहे। तो हाँ, वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप अपने y को क्या ले सकते हो, आप अपना सिंपल vx के इक्वल ले सकते हो। मींस ux या vx कुछ भी आप ले सकते हो और फिर आप क्या कर दो, dy by dx आप सिंपल कर सकते हो। मींस आपने यहां पर क्या कर लिया, एक तरीके से लेट की फॉर्म में आपने यूज कर लिया। तो dy by dx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, v प्लस का x dv अपॉन dx के इक्वल आ गए। जैसे आप तो अपना चेन रूल यूज करते थे ना, तो इस तरीके से आप अपना इसमें यूज कर रहे हो। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx इन द गिवन इक्वेशन एंड सोल्व। आप अपना क्या कर दो, जो dy by dx की आपने सोल्व करके वैल्यू निकाली थी वो आप इस इक्वेशन में रख दो और सिंपल आप इसको सोल्व कर दोगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपके होमोजेनियस फंक्शन है उसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है काफी टाइम। तो ये जैसे आपका dy by dx प्लस का py इज इक्वल टू q की अगर आपने फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा यहां पर वो आपका किसके इक्वल होगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन pdx के हमारा इक्वल होगा। और यहां पर आप सोल्व कैसे करोगे, y इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेट q इंटीग्रेशन फैक्टर dx। मींस इस फॉर्म में आप वैल्यूज रख के आप सोल्व करोगे। और अगर आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दी हुई है, dx by dy, मींस यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, dx by dy दिया हुआ है प्लस का px इज इक्वल टू q दिया हुआ है। तो वहां पर आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e की पावर e इंटीग्रेशन p dy के इक्वल होगा। और इस तरीके से इस फॉर्म में आप क्या करोगे, ये उसके सॉल्यूशन आएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज हैं ये सब आपके मतलब किस तरीके से आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर उसको इस तरीके से आप सोल्व करोगे। ये सब कुछ आ जाता है आपका चैप्टर 9 से रिलेटेड। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर 10, जो कि आपका आता है वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स आपके लिए चैप्टर कोई नया नहीं है और इसमें कुछ नई भी चीज नहीं आती है, जो आप सिंपल अपना फिजिक्स में पढ़ के आते हो। 11th और 12th में जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है ऑलमोस्ट आपका सब कुछ इसमें वही आता है। आपकी काफी प्रैक्टिस तो आपकी वहीं पर हो जाती है। देखो सबसे पहले समझेंगे फिर भी हम बेसिक से, मींस हर एक चीज को बिल्कुल डीप में, ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन आए आप उसको क्या इजिली कर पाओ। देखो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले वेक्टर होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी आपके नंबर कोई आपकी
क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस आपकी डायरेक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट अपना जो भी हमारा अल्फाबेटिकल नंबर है, ABCD कुछ भी आपका नंबर है, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं उसको, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे हमारा AB हो गया तो सिंपल आपका जैसे A है या B है या साथ में AB आपने लिख दिया, तो उसके जो भी हमारे एक तरह से स्केलर कंपोनेंट होते हैं उन सब का क्या कर दें, स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, रूट कर दे, तो वो हमारे पास क्या देता है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू देता है। आगे बात करते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो सबसे पहले जो वेक्टर आता है वो जीरो वेक्टर आता है, मींस जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, जीरो होगा और उसकी एक तरह से डायरेक्शन क्या होगी, हमारी आर्टिमेट्री हमारी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। आगे बात करते हैं यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। कोनिशियल वेक्टर मींस ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होगा, सेम होगा। इक्वल वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है दो वेक्टर्स की वो आपस में बिल्कुल इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जो वेक्टर्स एक पैरेलल लाइंस के क्या हो, पैरेलल हो, मींस ये अगर पैरेलल लाइन हो गई तो उसके जो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है और मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, बट वो एक सिंगल लाइन के क्या हो, जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे अगर उसके पैरेलल है एक पर्टिकुलर लाइन के, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल अपना कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मींस अगर वेक्टर को हम 3D स्पेस में देखें तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब अगर आपका ए वेक्टर है, अगर उसका आपका क्या कर दो, बिल्कुल उसका अपोजिट वेक्टर बना दो, मींस सेम मैग्नीट्यूड का बट उसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ये आपके सिंपल से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आ जाते हैं। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को एडिशन आप क्या करते हो, ट्रायंगल लॉ से एडिशन करते हो। मींस ट्रायंगल लॉ आपका कैसे इसमें यूज होता है, तो आपकी ट्रायंगल की जो 3 साइड होती है इसमें 2 साइड्स आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि एक तरह से सेम डायरेक्शन में होती हैं, और उसमें जो आपकी थर्ड साइड होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन वो आपको क्या देगी, उन दोनों वेक्टर्स का आपको क्या देगी, सम देगी। मींस AB प्लस का BC इज इक्वल टू AC हमारे इक्वल आएगा। और यहां पर ध्यान रखना एक चीज का, जहां पर भी आपके वेक्टर्स हैं वहां पर आपको क्या है, जो भी वेक्टर नंबर है अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख रहे हो तो उसमें उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये लाइन जरूर लगानी होगी। अगर आप ये लाइन नहीं लगाते हो तो वहां पर उसको वेक्टर नहीं माना जाएगा और वहां पर आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं टीचर, या फिर उसका मार्क्स जरूर काट लेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। तो स्केलर की सिंपल मल्टीप्लाई आपकी होती है। अगर आपको कोई वेक्टर है तो डायरेक्ट सिंपल, जैसे आपका कोई भी वेक्टर है उसके 2 या 3 की आप सिंपल एक मैथमेटिकल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस तरीके से आपका यूज होता है। बाकी सब कुछ मैंने यहां पर लिख रखा है, यहां पर सोल्व करके भी दिखा रखा है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की। तो वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्केलर कंपोनेंट और एक होता है हमारा वेक्टर कंपोनेंट। तो जैसे हमारा ए बी एक वेक्टर है xi प्लस का yj प्लस का z के, तो उसमें जो x y z हो गए मींस एक तरीके से जो कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, वो हमारे क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं। और जो i j के जो हमारी डायरेक्शन बताते हैं कि ये किस फॉर्म में होगा, मींस आई जे के मींस एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, तो वो हमारे हो गए वेक्टर्स कंपोनेंट। आगे हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले तो हमारे पास एक जो हमारे पास वेक्टर आता है वो ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के आता है, और जो दूसरा वेक्टर है वो पी आई प्लस का क्यू जे प्लस का आर के आता है। तो अगर हमें इन दोनों को सम करना है तो जो उसका आई आई वाला कंपोनेंट है वो आपस में प्लस हो जाएगा, जे जे वाला कंपोनेंट और के वाला कंपोनेंट आपस में क्या होगा, कोई भी ऑपरेशन लगेगा मींस प्लस या माइनस, वो आपस में क्या होंगे, सोल्व होंगे। और इक्वल वेक्टर ये दोनों कब होंगे, जब इनका जो ए होगा वो पी के मींस आई वाला आई के इक्वल होगा, जे वाला जे के इक्वल होगा और के वाला के इक्वल होगा। हमारा स्केलर कंपोनेंट सारे इक्वल होंगे तीनों के तीनों, तभी हमारे दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल माने जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला जैसे आप अपना क्लास 10 से जो आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो वही आपका फॉर्मूला लगता है। मींस आपकी एक लाइन थी ए बी, उसमें आपने बीच में कहीं पर उसको डिवाइड कर दिया, सी एम रेशो एन में आपने डिवाइड किया हुआ है, तो वहां से आप अपना सी जहां पर जो सी वैल्यू आएगी उसका सी वेक्टर फॉर्मूला, सी की वेक्टर की फॉर्म निकाल सकते हो। तो एम बी प्लस का एम ए अपॉन एम प्लस का एन, ये आपका इंटरनली, और अगर आपको एक्सटर्नली आपने क्या किया हुआ है, रेशो में डिवाइड किया हुआ तो एम बी माइनस का एन ए अपॉन एम माइनस का एन, ये आप सिंपल फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल सकते हो, वहां पर वेक्टर की फॉर्म निकाल सकते हो। और सिंपल आप ये डायरेक्ट भी यूज करते हो। अगर आपका रेशो 1:1 है मीन्स आपने क्या बिल्कुल मिड पॉइंट बीच में से आपने आपको वेक्टर की फॉर्म निकालनी है, तो सी किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी बाई 2 के इक्वल हमारा आएगा। मींस वहां पर m और n क्या हो गए, 1 हमारे सिंपल ओके। ये हमारे सिंपल से पॉइंट आते हैं। आगे हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है, अगर आपका वेक्टर है ए आई प्लस का बीजे प्लस का सी के हमारा वेक्टर आता है, तो जिसमें ए बी सी है उन सब इन तीनों का स्क्वायर करके अगर हम अंडर रूट कर दे तो वहां पर हमारी क्या आ जाएगी, सिंपली जो आपका मैग्नीट्यूड है वेक्टर उसका वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपके दो वेक्टर हैं जैसे ए और बी अलग अलग वेक्टर है, उसमें ए बी आपका क्या निकालना है, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो सिंपल वहां पर क्या करेंगे, इसमें ए में से पी माइनस कर देंगे, बी में से क्यू माइनस कर देंगे और सी में से आर माइनस करके उन सबका स्क्वायर करके सम करके जो रूट निकालेंगे उसमें हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल ए बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मेरे हिसाब से आपको पता होगा, आपको हल्का सा आइडिया होगा क्योंकि आपने फिजिक्स में बहुत ज्यादा
सारी चीजें पढ़ रखी है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा के इक्वल हमारा होता है। मींस अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें करना है, तो जो दोनों का मैग्नीट्यूड है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें वहां पर हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा का मतलब है जो ए और बी के जो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा वैल्यू आती है। और यहाँ पर ध्यान रखना जो डॉट प्रोडक्ट होता है आई आई का, जे जे का, के का, वो इक्वल होता है 1 के इक्वल। बाकी सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि अगर आई और जे की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और कोस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो बस ये हमारा आई आई जे जे के ही 1 के इक्वल होगा, बाकी सब हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है पॉइंट। चलो जी, कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं। अगर जो हमारा ए डॉट बी है, मींस वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो एक्यूट होगी, और वो 0 से कम है, नेगेटिव में है, तो वो ऑब्ट्यूज होगी। और अगर ए डॉट बी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो उसका मतलब ए क्या है, बी के परपेंडिकुलर होता है। कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए डॉट पी के इक्वल हमारा होगा। इस तरीके से यहाँ पर सारी काफी वैल्यूज लिखी हुई है, ये आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसमें मतलब बेसिकली सिंपल से आपकी वैल्यूज आती हैं। मींस ये आपकी वो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो कि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट आप यूज करोगे। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मींस ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। और ए डॉट बी अगर 0 के इक्वल है तो उसका मतलब वहां पर दो चीजें डिफाइन है कि या तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री के होगा, या फिर ए और बी में से कोई एक 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं, मींस उनका मैग्नीट्यूड। आगे बात करते हैं स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल जैसे पी ए डॉट क्यू भी आपका आता है। तो पी क्यू अगर आपके क्या स्केलर्स हैं, तो आप क्या स्केलर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे, और वहां पर ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा, अलग से हो जाएगा। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। और जो ए डॉट ए होगा वो हमेशा ए स्क्वायर के इक्वल होगा, मींस क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहां पर कोस 0 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मींस ए इंटू ए आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके इक्वल होगा, जैसे ए प्लस का बी, तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी प्लस का सी, तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, ये आपके सारे पॉइंट आते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो जहां से एग्जामिनेशन में फिजिक्स में तो एक पक्का क्वेश्चन आता है, और साथ साथ मैथ्स में भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो उससे बहुत ज्यादा बन सकते हैं। जिसमें आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मींस आपका बी वेक्टर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, उसमें ए आपने क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, तो जो ए की शेडो पड़ेगी बी पर वो आपकी कितनी बढ़ती है, मींस प्रोजेक्शन कितना होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आप प्रोजेक्शन कर रहे हो बी पर तो आपका ये फॉर्मूला होगा, और अगर आप ना ए पर प्रोजेक्शन कर रहे हो तो ए डॉट बी अपॉन यहाँ पर मैग्नीट्यूड रख दोगे ए का। ऐसी यहाँ पर देखते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन में आपका क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बी कैप से, मींस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। ये आपका आ जाता है प्रोजेक्शन से रिलेटेड। आगे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन आती है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, और ए क्रॉस बी हमेशा किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल हमारा होगा। इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ए क्रॉस बी वही सिंपल ए बी साइन थीटा एन कैप हम सोल्व कर ले, या फिर हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं। अगर ए क्रॉस बी हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाली रो में क्या आ जाएगा, आई जे के आ जाएगा, और सेकंड रो में हमारे ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, A1 A2 A3, और थर्ड रो में आ जाएंगे बी के कंपोनेंट, जो कि B1 B2 3 हमारे B1 B2 B3 हमारे वैल्यू आती है। इनका डिटर्मिनेंट निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। स्केलर मल्टीपल इसमें लग सकता है, जैसे M A क्रॉस B है तो M A क्रॉस M B हमारा ये हो सकता है, और एम ए क्रॉस एन बी हमारा किसके को लगा, एम एन मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपके स्केलर हो गए उनको आप अलग अलग लिख सकते हो। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपका यहाँ क्या होता है, फुलफिल होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव आपका किस तरीके से लगता है, ये आपकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो ये जो आपके नोट्स हैं इन सब का लिंक आपको फ्रीली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो उसको लाइक भी जरूर कर देना, और काफी बच्चे मतलब वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो जी, आगे बात करते हैं ए क्रॉस बी माइनस का सी, वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आ गया, तो नेगेटिव में हमारी इस तरीके से ही लगेगी। अब यहां पर पॉइंट आते हैं आई जे के की, मतलब कि अगर मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो साइन कौन सा लगेगा। तो आई जे के अगर आप एक सर्कुलर फॉर्म में लिख लो, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज, मींस आई की जे से करते हो, जे की के से, और के की करते हो आई से, तो तब तो आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। मींस आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, हमेशा
के इक्वल होगा और वो भी प्लस का के। और ऐसे ही अगर आप इसको सर्कल की फॉर्म में लिख लो, अगर आप इनको एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करो, मींस जे की मल्टीप्लाई आप किससे करो, आई से करो, और आई की मल्टीप्लाई किससे कर दो, के से कर दो, तो वहां पर आपकी वैल्यू आएगी आई क्रॉस के इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का के जे के इक्वल आएगा। और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमारे डॉट प्रोडक्ट में तो क्या होते थे, मतलब डॉट करोगे आई डॉट आई तो वो सब 1 के इक्वल होंगे, और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और मतलब 0 और साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है, इसी वजह से 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। जो आपका एक प्लेन है उसके क्या है, उसके परपेंडिकुलरली अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस मींस अगर प्लेन के ऊपर निकालना है तो प्लस में आ जाएगी वैल्यू, नीचे निकालना है तो नेगेटिव में आ जाएगी। और अगर आपको वहां पर लैम्डा मैग्नीट्यूड का निकालना है, जो कि साइंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपने किए होंगे कि फाइंड अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड लैम्डा विच इज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। और प्लेन में आपको ए क्रॉस बी, ए या बी आपको अलग अलग से आपको क्या दिए हुए हैं, वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो वहां पर आप ए क्रॉस बी उनका क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, वहां से सिंपल आपकी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी आती है लैग्रांजियन आइडेंटिटी, जो कि किसके इक्वल होती है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये आपके इसके इक्वल आती है, मींस इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मींस वेक्टर प्रोडक्ट का आप क्या करते हो, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मींस उसको यूज कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और दो में जो एडजेसेंट साइड है वो आपको क्या करती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहां पर आपका जो एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का वो ए क्रॉस बी आ जाएगा। मींस आपको क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो ए क्रॉस बी का, वो आपको क्या देगा, वो वैल्यू आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल देगी। और अगर आप डायगोनल से निकालना चाहते हो तो ए सी क्रॉस डी बी कर दो, ए सी क्रॉस बीडी, लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा अगर आपको जो वेक्टर्स है वो आप एज अ डायगोनल्स यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, अगर आपकी दो साइड्स आप ले लो ए बी एंड ए सी और उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका हाफ कर दो, तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ जाएगा। ये आपके सिंपल से पॉइंट आ जाते हैं रिलेटेड टू चैप्टर वेक्टर्स। तो आई होप आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर 11, जो कि आ जाता है हमारा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री भी आपका काफी मतलब कि बहुत एक लेंथी भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर आता है। जैसे क्लास 11 में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो इंट्रोडक्शन तो बहुत बेसिक सी चीज थी। अब आप इसके चैप्टर के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हो। देखो इस चैप्टर में जो ज्यादातर चीजें आती है वो आपके फॉर्मूलेज आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन को क्या इजिली कर पाओगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस तो काम आनी ही है। देखो इस चैप्टर में सभी चीज को बिल्कुल डीपली और बिल्कुल एक मजेदार वे से हम रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले करते हैं हम अपना लाइन को। देखो दो चीजें आएंगी इस चैप्टर में, एक तो लाइन और दूसरा आएगा हमारा प्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपना लाइन की। तो लाइन हमारा सिंपल एक लाइन हो गई, तो उसमें हमारी दो फॉर्म होती है, एक तो कार्टेशियन फॉर्म, एक होती है हमारी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम यूज करेंगे एक्स वाई जेड और वेक्टर फॉर्म में हम यूज करेंगे आई जे के। और जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है आर, वो किसके इक्वल होता है, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। मींस एक तरीके से जो कार्टेशियन फॉर्म और जो वेक्टर फॉर्म है उन दोनों का एक तरह से रिलेशन भी ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसमें हमारा क्या होगा, जैसे ए बी सी हमारे क्या हो गए, हम मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज हैं, और एल एम एन हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। तो हमारा एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी, हमारा के इक्वल हमारा एक हमेशा कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और इसमें जो एल स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, इन तीनों को सम करके हमेशा 1 के इक्वल आएगा। और एल एम एन की वैल्यू हम इस तरीके से इन फॉर्मूले से हम सिंपली निकाल सकते हैं। ये आपका सिंपल से पॉइंट आता है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं, मींस आपको क्या निकालनी होगी, इक्वेशन हो, कभी लाइन निकालनी होगी, कभी इक्वेशन हो, लाइन आपको स्लोप दिया जाएगा, कभी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, चलो जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मीन्स आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, वहां पर आपको क्या निकालने, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेट पी आपका एक पी पॉइंट है, एक्स वाई जेड है, उसके x1 y1 z1 आपके पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट है q, उसके x2 y2 z2 आपके पॉइंट्स है। तो वहां पर आपका जो
दोनों के बीच का एक तरह से डिस्टेंस आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, वो आपके किसके कोल आ जाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आप सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करते हैं, टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो तीनों आपके पॉइंट्स ये हो गए। आप क्या कर सकते हो, x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y2 इज इक्वल टू z2 माइनस का z1 अपॉन z3 माइनस का z2। अगर ये तीनों वैल्यूज आपके इक्वल आ जाए आपस में तो तीनों मतलब कि जो तीनों पॉइंट्स है वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन और डायरेक्ट आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ स्पेस, मींस स्पेस में आपकी जो लाइन है वो उसकी इक्वेशन क्या होगी। वो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी, मींस एक वेक्टर बी है उसके पैरेलल आपकी एक लाइन आती है और वो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो हमें बताना है वहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। वो तो उसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो आर इज इक्वल टू ए प्लस का लैम्डा बी के इक्वल होती है, और जो कार्टिजियन फॉर्म होती है एक्स माइनस का x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन का अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। ये हमारे क्या होती है, कार्टिजियन फॉर्म होती है। और ए बी सी हमारे क्या हो गए, एक तरीके कंपोनेंट वेक्टर होते हैं हमारे किसके, वेक्टर बी के। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपकी एक लाइन है वो 2 गिवन पॉइंट से आपके पास हो रही है तो वहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म हमारी होती है आर इज इक्वल टू ए प्लस का लैम्डा बी माइनस का ए होती है, और जो कार्टिजियन फॉर्म होती है वो हमारी सिंपल इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपको सिंपल सारे फॉर्मूलेस बिल्कुल अच्छे से आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। आपकी 2 लाइन दी हुई है, A1 और B1 आपकी 2 लाइन है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे। अगर दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 ये आपके क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर, उन दोनों का आपका क्या कर दिया, दोनों नीचे मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई आपने कर दी। और अगर दोनों लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल हुई, तो वहां पर थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और या फिर A1 A2 B1 B2 और C1 अपॉन C2 ये आपके क्या होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे। और अगर जो दोनों लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है तो वहां पर थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी 0 सोल्व करके इसको, वरना फिर आप कैसे पता लगा सकते हो, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, प्लस करके 0 के इक्वल आएगी। ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि जो दोनों लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं। आगे बात करते हैं व्हेन द इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपकी इक्वेशन अब ये आपकी कार्टिजियन फॉर्म होगी, आपकी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म होगी, तो वहां पर थीटा की वैल्यू आएगी cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 इंटू b2। ये आप सिंपल आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आपके वैल्यूज आएंगी। ठीक है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, मींस 2 लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा। जैसे वेक्टर फॉर्म आपको दी हुई है R1 और R2 आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वहां से आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस का a1 अपॉन b1 क्रॉस b2। या फॉर्मूला यूज करके सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी चैप्टर में कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। डायरेक्ट आपके फॉर्मूले डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएंगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, और यहाँ पर डायरेक्ट मैंने नोट्स में सिंपल लिख रखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ स्पेस अगर आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर आपकी किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल आएगा और उसको किस तरीके से निकालेंगे। तो बिल्कुल डिटेल में आपको हर एक चीज नोट्स में दी हुई है। अगर आप इन नोट्स को भी ये वीडियो 2-3 बार ये वीडियो देख लो, रोज यही मतलब कि जब तक एग्जाम में रोज दिन में 1-2 बार ये वीडियो देख लो और 2-3 बार नोट्स को रिवाइज कर लो, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने जो मॉक टेस्ट है और जो भी जो क्वेश्चन पेपर है उनको सिंपल सोल्व करते रहो, आपके फुल मार्क्स मतलब फुल मार्क्स, कहीं भी एक भी मार्क्स कटने का कोई भी चांस नहीं होगा। आगे बात करते हैं कार्टिजियन फॉर्म। तो कार्टिजियन फॉर्म में L1 और L2 आपको 2 लाइन दे रखी है, वहां से अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले से आप शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से निकाल सकते हो। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में तो आप अपना ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मींस d इज इक्वल टू b क्रॉस a2 माइनस का a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये आप सिंपल अब यूज कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूले आ जाते हैं आपके रिलेटेड टू लाइंस। आगे हम बात करते हैं फॉर्मूलेज रिलेटेड टू प्लेन। तो प्लेन में आपका जो फॉर्मूला सबसे पहले आ जाता है वो आपका आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आती है, वेक्टर जो फॉर्म होती है वो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी के इक्वल होगी, और जो कार्टिजियन फॉर्म होगी वो lx प्लस my प्लस का nz इज इक्वल टू डी के इक्वल हमारी होगी। और इसमें जो पॉइंट होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मींस जो आप परपेंडिकुलर डालते हो उसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, LD MD और ND, ये हमारे पॉइंट
होंगे। सिंपल है पॉइंट। चलो जी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। जैसे आप अपने लाइन की थी, सारी की सारी सेम ऐसी ही प्लेन के आएंगे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर के और किसी एक गिवन पॉइंट से हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो वहां पर जो वेक्टर फॉर्म आ जाती है वो आर, वेक्टर आर माइनस का वेक्टर ए इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, और इसमें जो ए है वो हमारा वो जो गिवन पॉइंट है वो, और एन मतलब क्या है, हमारा परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आता है, मींस नॉर्मल। ठीक है। और जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो हमारा ए इंटू एक्स माइनस का x1 प्लस का बी वाई माइनस का y1 प्लस का सी जेड माइनस का z1, ये हमारी क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। और जो ए बी सी है, ए बी सी मतलब वो जो हमारे जो पॉइंट्स है जो कि परपेंडिकुलर थे वेक्टर एन के, वो हमारे पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक आपकी क्या है प्लेन है वो 3 कोलिनियर पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो वहां पर जो उसकी इक्वेशन आएंगी वेक्टर फॉर्म हमारी ये आती है, और जो कार्टेशियन फॉर्म हमारी वो सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी प्लस का जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 के इक्वल हमारी वैल्यू आती है। ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं प्लेन पासिंग थ्रू अ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन, मींस एक दो आपके गिवन प्लेन थे, दो आपके प्लेन थे, उनसे क्या कर रहा है, एक आपका प्लेन पास कर रहा है, तो वहां पर उसका जो वैल्यू होगी, मतलब जो उसकी फॉर्म होगी वो आपकी क्या होगी, जैसे आपका जो दो गिवन प्लेन है वो आपके किस तरीके से दिए हुए हैं, P1 प्लस का P2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो वहां पर जो वेक्टर फॉर्म होगी प्लेन पासिंग वाली की वो होगी R डॉट N1 प्लस का लैम्डा N2 इज इक्वल टू D1 प्लस का लैम्डा D2, और जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो हमारा A1x प्लस का B1y प्लस का C1z माइनस का D1 प्लस लैम्डा इंटू ब्रैकेट A2z प्लस B2y प्लस का C2z माइनस का D2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। ये हमारी सोल्व करके क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। ये हमारे सिंपल से पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, मींस 2 लाइंस की कोप्लेनरिटी कैसे चेक करेंगे, तो आपको गिवन 2 लाइन है उनका आप क्या निकाल दोगे, इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल दोगे। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो वो 2 लाइन आपस में क्या है, कोप्लेनर आती है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वो एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल हो गई। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। 2 प्लेन्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे निकालोगे, cos थीटा इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन दोनों का आपका क्या निकालना है, एक तो डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे उनका आपका क्या रख दोगे, मैग्नीट्यूड रख दोगे। ऐसी कार्टेशियन फॉर्म आती है, cos थीटा आपका इस तरीके से लिख सकते हो। अगर दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो वहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये आपस में इक्वल आएंगे, और ऐसी पैरेलल होंगी तो आपको तीनों फैक्टर्स को प्लस करके क्या आएगा, 0 के इक्वल आपकी वैल्यू आएगी। आगे बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, मींस किसी प्लेन से कोई हमारा पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस आपका किसके कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू ए एन माइनस का डी अपॉन एन के इक्वल आएगा। इसमें जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में व्हेन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मींस अगर आप ओरिजिन से मेजर कर रहे हो तो वहां पर जो ए की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो डिस्टेंस आपका डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, डी अपॉन एन के इक्वल आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म हमारी ये रही, इसको आप कार्टेशियन की फॉर्म की तरह यूज कर सकते हो। मींस अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो किसका, किसी पॉइंट का प्लेन से कितनी वो दूर है। आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन लाइन है ना प्लेन, मींस लाइन और प्लेन दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं, तो लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन बी इंटू एन, मींस बी एन की सिंपल मैग्नीट्यूड की आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मींस आप क्या निकाल लो, लाइन की इक्वेशन निकाल लो। अगर वो किसी पॉइंट से पास हो रही है और साथ साथ वो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वहां पर आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एल इज इक्वल टू R1 प्लस का लैम्डा एन के इक्वल हमारी होगी। इसमें जो एल है, एल मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन है, R1 मतलब हमारा पोजिशन ऑफ द वेक्टर ऑफ पॉइंट है, और एन मतलब नॉर्मल वेक्टर है हमारा प्लेन के। ऐसी जो डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन अगर आपको निकालना है, इफ 2 गिवन D1 एंड D2 आर ऑफ द सेम साइन, अगर जो D1 और D2 वो सेम साइन के, तो आप क्या कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और वो क्या है D1 D2 आपके क्या है, डिफरेंट आपके साइन के, तो उन दोनों को क्या कर दोगे, सिंपल आप कर दोगे, ऐड कर दोगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस, मींस आपका एक प्लेन है उसमें आपकी 2 लाइंस हैं, तो आप अब उसकी इक्वेशन किस तरीके से निकालोगे, तो वहां पर आपका सिंपल जो ये आपका मतलब डिटर्मिनेंट बनाओगे, x माइनस का x1 y माइनस का y1 z माइनस का z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका क्या निकाल दोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दोगे। तो इस तरीके इससे ही आपकी क्या आ जाएगी, ये सिंपल आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस। इस तरीके से आपका चैप्टर आ जाता है, चैप्टर 11। ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर आता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, मींस चैप्टर 12 काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन में इससे पक्का एक एग्जामिनेशन में हमारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं, बाकी इस चैप्टर में हम एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल मींस
एग्जांपल समझेंगे उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका जाता है लीनियर फंक्शन z, आपका जो एक लीनियर फंक्शन होगा z विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मींस ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या होता है, आपका एक फंक्शन होता है z जिसको आपको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है वो। नेक्स्ट आता है डिसीजन वेरिएबल, जो x1 x2 x3 होंगे वो आपके डिसीजन वेरिएबल होंगे कि वैल्यू को कम करना है या फिर ज्यादा करना है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट्स आपकी क्या होंगी, जो आपकी कंडीशन होती है अंडर विच द ऑप्टिमाइजेशन इज टू बी कंप्लाइंस्ड। जैसे जब हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे कि किस किस तरीके से आपका एक सॉल्व होगा। अभी तो आप सिंपल पॉइंट समझ लो। नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन मींस कांस्टेंट्स विच डिस्क्राइब द वेरिएबल्स, और फिजिबल रीजन मतलब होगा एक तरीके से जो हमारा शेडेड रीजन है, मींस जहां पर हमें अपना आंसर मिलने वाला है उसको हम बोलते हैं अपना फिजिबल रीजन। अब हम अपना देखते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से एग्जामिनेशन में आएगा। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फैक्ट्री मेक्स अ टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स, अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ अ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ द क्राफ्ट्समैन टाइम मेकिंग इट्स व्हाइल द क्रिकेट बैट्स टेक 3 आवर्स, और मशीन को लगता है मशीन टाइम लगता है उसमें 1 आवर, मतलब कि तीन घंटे लगते हैं मशीन के, और 1 घंटा लगता है आपका क्राफ्टमैन का, अगर आपको क्या बनाने हैं, आपको बैट बनाने हैं। और ऐसे आपका टेनिस बैट था। ऐसी इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन, मींस एक दिन में जो मशीन चल सकती है वो 42 आवर्स चल सकती है, और जो क्राफ्टमैन काम कर सकता है वो आपका 24 आवर काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, आपको इसमें आपको बताना है व्हाट नंबर्स ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री हैज टू वर्क एट अ फुल कैपेसिटी। मींस अगर मशीन आपका क्या करे 42 आवर्स काम करे और क्राफ्टमैन आपका क्या करे 24 आवर्स काम करे, तो जो कितने नंबर ऑफ रैकेट्स और बैट्स आपके बन पाएंगे ये आपको बताना है। साथ साथ आपको बताना है कि अगर आपकी जो बैट का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, और इफ द प्रॉफिट ऑन द रैकेट एंड द बैट इज 20 एंड 50, मीन्स अगर आपको एक रैकेट पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 रुपीज़ हो रहा है और एक बैट पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 रुपीज़ हो रहा है, तो आपको बताना है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपका फैक्ट्री का कितना होगा अगर वो फुल कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। तो देखो आपको सिंपल, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या करना होता है, आपको बनानी होती है लीनियर इक्वेशन, मींस एक तरीके से इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन। तो यहां पर आपको पता है कि जब मशीन के पास कितना टाइम है, मशीन आपका 42 आवर्स से ज़्यादा क्या है काम नहीं कर सकती, मींस 1.5x प्लस का 3y इज क्या बन जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 42 हमारा बन जाएगा। मींस x आपने क्या ले लिया, x आपने नंबर ऑफ क्या ले लिए रैकेट्स ले लिए, और जो बैट्स है वो आपने क्या ले लिए y ले लिए। ऐसी जो क्राफ्टमैन है वो कितना कर सकता है, मैक्सिमम टाइम 24 दे सकता है, तो आपका 3x प्लस का y इज इक्वल टू किसके लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 24 के इक्वल आ जाएगा। मींस मैक्स टू मैक्स 24 आवर के काम कर सकते हैं, या फिर हम उससे क्या कम काम भी करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर फुल कैपेसिटी पे वर्क कराना है तो आपको क्या कर देगी, लेस देन का जो साइन है वो आप किस चीज में कन्वर्ट कर दोगे, इक्वल में कन्वर्ट कर दोगे, और आपकी दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन को सोल्व करके आप अपना एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे, और एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या बना लोगे, टेबल बना लोगे। ये तो आपका काम सिंपल वही है जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप सोल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप सोल्व करते थे, तो इस तरीके से आपने टेबल बना ली। मींस एक आपका एक्स था एक आपका वाई था, आपने सोल्व कर लिया, तो टेबल आपकी कुछ इस तरीके से आ गई। ये आपकी इक्वेशन होगी 1.5x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 42 के इक्वल आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो जो आपका क्या हो गया x और y होगा वो आपका क्या होगा ग्रेटर देन, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना होगा। तो जब आप अपनी वैल्यू रखते हो द प्रॉफिट ऑन द रैकेट इज 20 एंड द बैट इज 10, तो अगर जब अपना प्रॉफिट जो हो रहा है आपका रैकेट पर वो 20 है और बैट पर 10 है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी मीन्स जो आपकी प्रॉफिट की जो इक्वेशन बनेगी z इज इक्वल टू 20x प्लस का 10y, मींस जो टोटल आपका रिवेन्यू होगा वो किसके इक्वल होगा 20x प्लस का 10y के इक्वल होगा। मींस जितने आपके बैट बिकेंगे वो x इंटू 20 कर दोगे, और जो जितने आपके रैकेट्स बिक रहे थे y मींस एक्स वाई जो भी हम लेके चले थे वो, ऐसे आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया प्रॉब्लम का वो आपका हो गया z इज इक्वल टू 20x प्लस का 10y, ये आपकी क्या होगी प्रॉब्लम आ गई। अब आपकी जो भी दो लीनियर इक्वेशन बनी थी उनको आप क्या बना लोगे, दोनों की जो लाइन इक्वेशन बनी थी लीनियर इक्वालिटी उनको आप ग्राफ में प्लॉट कर लोगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जैसे आप अपना वो इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन सोल्व करते थे, मीन्स ग्राफ में दोनों इक्वेशन आपने क्या की, आपने प्लॉट कर दी और आपने एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 रख के देखी, और वहां पर अगर वैल्यू ट्रू आ गई तो आपने ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया, और अगर फॉल्स आई तो ओरिजिन से आपने क्या कर दिया, दूर से क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो यहां पर अपनी 0 0 की वैल्यू मींस एक्स और वाई आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपका शेड किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो ये आपका क्या आ जाता है,
ये आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका आ जाता है। अब जो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, इससे आप क्या निकालते हो, आपके 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे आपके आ जाते हैं ए बी सी डी, आपके 4 पॉइंट हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप वैल्यू लिख लोगे। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, जो आपकी जेड आया था जेड इक्वल टू 20x प्लस का 10y आया था, उसमें आप वैल्यू रख के देखोगे। वहां से आपकी जेड की वैल्यू जहां पर भी मैक्सिमम आएगी, जैसे मैक्सिमम आ रही है बी पॉइंट पर, बी 4 और 12 पर मैक्सिमम आ रही है, मीन 200, मीन वो क्या है 200 रुपये मैक्सिमम कमा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा फैक्ट्री का, अगर वो पूरे दिन मीन फुल कैपेसिटी पर काम करें तो आपका 200 रुपीज होगा। तो इस तरीके से आपका मतलब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। क्वेश्चन में आपको सिंपल आपको क्या दिया होगा, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करके देगा, उसमें से आपको क्या बनानी है, लीनियर इनक्वालिटीज की इक्वेशन बनानी है। फिर उनको लीनियर इनक्वालिटीज को आपको क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है एक जेड की फॉर्म में। जो जेड फिर आपने z की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया। अब ये जो z हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपको करने को बोले तो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज की जो इक्वेशन थी उसकी हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है, और वहां से आप पॉइंट आउट कर लोगे कि आपका किस तरीके से आपकी क्या बन रही है, आपका शेडेड रीजन आ रहा है और कहां पर आपका कौन सा पॉइंट आपका आ रहा है। इस तरीके से आप अपने कर सकते हो लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन। इसी तरीके से सिंपल एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा। आगे हम सो इस तरीके से आ जाता है हमारा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आपका बिल्कुल जैसे क्लास 11th का था, कुछ इस तरीके से आ जाता है, बस थोड़े बहुत टॉपिक हमारे न्यू ऐड हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे सिंपल जो प्रोबेबिलिटी होती है मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल देते थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारी क्या होगी, एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी, दूसरे की हमें निकालनी होगी। जैसे पी ए अपॉन बी क्या होगा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, मींस बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, बी की चांसेस आपको गिवन है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के इक्वल हो जाएगा। और ऐसी पी बी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए के इक्वल आपका होगा। और इसमें जो आपका क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हमारा होता है। नेक्स्ट आपके कुछ फॉर्मुलेज आ जाते हैं। ये तो आपके सिंपल वही फॉर्मुले हैं जो कि आप अपना क्लास 11 में पढ़ के आ रखे हो। और ध्यान रखना, जहां पर आपका और होगा वहां पर आप यूनियन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और जहां पर आपका बोथ और एंड होगा वहां पर आप इंटरसेक्शन लगाओगे, मींस ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए यूनियन बी कहां पर लगाना है, उस तरीके से आप यूज करोगे। जैसे फॉर्मूला आपका आता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसी पी ए प्लस का पी ए डैश ए कंपोनेंट बोल सकते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल हमारा होगा। इस तरीके से आपके ये सारे फॉर्मुलेज आ जाते हैं। आप इनको फॉर्मुलेज को, ये तो क्लास 11th वाली एक बार सिंपल आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, जैसे जो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो पी ए डॉट पी बी के इक्वल होता है, और ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ए बी भी लिख सकता हूँ। तो पी ए बी किसके इक्वल आएगा, पी ए बी किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस का पी बी। मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप ए के साथ क्या कर रहे हो, काफी इवेंट मतलब कि लगातार कर रहे हो। मीन्स जैसे 52 कार्ड्स के उसमें से मतलब लगातार आप कार्ड निकाल रहे हो और उनकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो। तो यहां से ए अपॉन बी की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो पी ए के इक्वल आ गई, और पी बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई, पी बी के इक्वल आ गई। अब यहां पर जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, वो कैसे पता चलेगा, अगर आपकी जो पी ए की वैल्यू है और पी बी की वैल्यू है और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, अगर आप पी ए और पी बी की मल्टीप्लाई करते हो, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाती है। मींस जैसे यहाँ पर पी ए आपका 1/3 आया और पी बी आपका क्या है 1/4 आया, लेट एग्जांपल। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/4 1/12 के इक्वल आएगा, और पी इंटरसेक्शन बी भी किसके इक्वल है, 1/12 के इक्वल है। तो ये दोनों जब आपस में इक्वेट करते हैं तो मतलब जो हमारे इवेंट्स है वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम का मतलब क्या होता है, जब आप एक के बाद एक इवेंट कर रहे हो, मीन्स आपने एक इवेंट करा ए, फिर बी करा, फिर सी करा, तो यहां पर आपका किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। मीन्स आप क्या करें, सबसे पहले तो आपने ए, मान लो एक इवेंट ए करा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर आपने इवेंट बी करा तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। उसमें कैसे निकालोगे, बी की प्रोबेबिलिटी पी बी अपॉन ए, मीन्स ए आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हो। फिर आप सी की निकालोगे, पी सी अपॉन ए बी, मीन्स ए बी आपको पहले से हो चुके तो वो गिवन है, और सी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ए बी सी की आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकलेगी। मींस जब आप मल्टीपल इवेंट्स करते हो तो इस तरीके से आप ये थ्योरम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी आती है टोटल थ्योरम। तो टोटल थ्योरम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने काफी इवेंट्स बनाए तो एग्जामिनेशन में जैसे 2 या 3 आपको इवेंट देंगे, जैसे E1 E2 E3 आपको क्या दे दिए, इवेंट दे दिए। तो इसमें सबसे पहले आपकी कंडीशंस क्या होंगी,
जो प्रोबेबिलिटी होगी E1 और E2 और E3 इवेंट्स की, उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। साथ साथ जो तीनों जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो 3 इवेंट आपके हैं, तो PE1 प्लस का PE2 प्लस का E3 वो आपकी क्या होगी, वो 1 के इक्वल हमारी होगी। और जो मान लो इसमें से हम एग्जांपल ले लेते हैं E2 में से आपका एक और इवेंट आता है जिसका हमने नाम दे दिया A। तो वहां पर अगर आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है A की, तो वो किसके इक्वल आएगी, PA इज इक्वल टू PE1। मीन्स PE1 पहले होगा तो P1 इंटू PA अपॉन E1। मीन्स आप अब A की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो और E1 की आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि E1 आपका पहले ही हो चुका है। प्लस का PE2 इंटू PA अपॉन E2। फिर आप अपना A की वैल्यू E2 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जहां पर आपको क्या दिया हुआ है, जो E2 की A की आपको निकालनी है, और वहां पर आपका E2 क्या हो गया, पहले से आपका क्या हो गया, मतलब गिवन आपका क्या है, ये बी आपका क्या है, सॉरी E2 आपका क्या है, पहले से ही गिवन है। तो इस तरीके से आप अपना यूज कर सकते हो टोटल थ्योरम। नेक्स्ट आपकी इसी पर बेस आती है आपकी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम आप इसको अगर डायरेक्ट फॉर्म में लिखो, जैसे PE1 अपॉन A, मीन्स आप अपना क्या कर रहे हो, E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। अगर आपको A गिवन है तो आप क्या करोगे, PE1 इंटू PA अपॉन E1 अपॉन जो आपकी जितने भी आपके E1 E2 E3, अगर E4 तक है तो आप अपना 4 तक लिख दोगे, E3 तक है तो आपने नीचे 3 तक ही लिख दोगे। इस तरीके से आ जाती है आपकी बेस थ्योरम। आगे हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में आपका क्या होगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कॉइन्स को उछाल रहे हो, मतलब एक कॉइन को उछाल रहे हो, आपने 3 बार उछाला, तो कितनी बार आपका हेड आएगा, तो आपका हेड 0 बार आएगा, 2 बार आएगा, या फिर तीनों बार भी आ सकता है, या फिर तीनों बार भी नहीं आ सकता। तो ये आपके क्या हो गए, रैंडम वेरिएबल्स हो गए। तो x1 x2 x3 आपके क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, और x1 की प्रोबेबिलिटी p1 हो गई, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 हो गई, और x3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, p3 हमारी हो गई। अब इसमें जितनी भी जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ये तो सिंपल हमारी एक प्रॉपर्टी, मतलब एक कंडीशन हमारी होती है। और जो p1 p2 p3 होगा, मीन्स तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इन तीनों का सम आपका क्या होगा, 1 के इक्वल हमारा होगा। इस तरीके से आपके रैंडम वेरिएबल आ जाते हैं। अब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकलेंगी, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। जैसे सबसे पहले मीन आपका कैसे निकलेगा, समीशन xi इंटू पी, मीन्स जो आपका xi है वेरिएबल है, और जो उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सबकी मल्टीप्लाई करके अगर प्लस कर दोगे तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी वेरिएंस किसके को लाएगा, समीशन xi स्क्वायर इंटू पी माइनस का मीन का स्क्वायर। मीन्स आप क्या करोगे, जो xi है उसका स्क्वायर करके p1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका फिर समीशन कर दोगे सबका करने के बाद, और उसमें जो मीन का स्क्वायर है माइनस कर दोगे, तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। और स्टैंडर्ड डेरिवेशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो आप जो वेरिएंस है उसका क्या कर दोगे, रूट निकाल दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा पूरी क्लास 12th मैथ्स का रिविजन। आई होप आपके सभी टॉपिक्स और सभी कंसेप्ट, सभी फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी किसी टॉपिक्स और किसी कंसेप्ट में अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर हम आपका ये डाउट क्लियर भी कर देंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और चैनल को जाते वक्त सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आप काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो को लाइक भी बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और बाकी सारे PDF का लिंक और भी जो हेल्पफुल कंटेंट है उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहां से चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।